Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed about dihybrid cross, in which I have also discussed law of independent assortment. Now in this video, I am going to discuss about genetic principles discovered after Mendel. Okay, so let us start the class. Students, today I am going to discuss about genetic principles discovered after Mendel. But before that, I will discuss reasons for the non-recognition of Mendel's work. You know students, Mendel's work was not recognized for 34 long years. 34 years तक मेंडल के जेनेटिक्स के जो भी डिस्कवरीज और वर्क थे वो रिकॉग्नाइज नहीं किए गए. The first reason for that was the lack of communication. At that time, communication was not easy. आसानी से जो भी काम या जो भी चीज़ें थी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, प्रिंट नहीं कर सकते थे. उस वक्त प्रिंट मीडिया इतना एडवांस नहीं था, इस वजह से उनका जो वर्क है वो सही जगह पब्लिश नहीं हो पाया. सेकेंड थिंग, उस वक्त एट द टाइम व्हेन मेंडल वॉज working on genetics or on the principle of genetics, at that time scientific world was being rocked by Darwin's theory of evolution. उस वक्त डार्विन्स की जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी वो पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में छाई हुई थी. तो इस वजह से जो मेंडल का वर्क था जेनेटिक्स के ऊपर वो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. द थर्ड रीज़न इज Mendel concept of stable unblending and discrete unit or factors for various traits did not find acceptance by the scientist. इस लाइन का मतलब ये है कि मेंडल का ये मानना था कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो कोई जीन डिसाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल हाइट डिसाइड करने वाला जो जीन है, अगर उसके दो और टाइप्स हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक के दो और टाइप हैं, मीन्स टॉल और ड्वार्फ, तो वो दो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के दो टाइप्स जो हैं वो दो अलग एलेल्स या दो अलग फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं. और अगर ये दो एलेल्स या दो फैक्टर एक साथ एक जाइगोट में प्रेजेंट हैं तो भी ये ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते. तो ये वाली जो थ्योरी थी कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के दो टाइप्स को एक जीन के बजाय उस जीन के दो अलग टाइप्स या दो अलग एलेल्स डिसाइड या कंट्रोल करते हैं और एक साथ एक जगह होने के बावजूद, एक जाइगोट में होने के बावजूद वो मिक्स नहीं होते, ये जो थ्योरी थी वो साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए. द फोर्थ रीज़न फॉर द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क वॉज दैट मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना. उस वक्त ये पहली बार था कि किसी साइंटिस्ट ने किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैथमेटिक्स से जो है अटैच करके या फिर मैथमेटिकली उस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिजल्ट्स हैं उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए थे. अब ये मैथमेटिक्स और बायोलॉजिकल फिनोमेना का जो कॉम्बिनेशन था एट दैट टाइम ये अनएक्सेप्टेबल था तब के बायोलॉजिस्ट्स के लिए. एंड द लास्ट reason for the non-recognition of Mendel work is that there was no physical proof for the existence of factors or the materials they were made up of. Means ये जो genes या factors थे जो एक parent generation से offspring generation तक characteristics को pass on कर रहे थे, उसका कोई physical proof नहीं था. तो इस वजह से ये कुछ reasons थे जिसके वजह से Mendel का जो work है it remain unrecognized for 34 years. But Mendel's work and laws were rediscovered in 1990 by 3 scientists independently. Means 3 अलग अलग जगह पे 3 साइंटिस्ट जो है इंडिपेंडेंटली उन्होंने मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया आफ्टर 34 years in 1990. The 3 scientists were Hugo de Vries of Holland, Karl Korens of Germany and Erich von Teschmark of Austria. These 3 independently rediscovered the principles of genetics or heredity which were already worked by Mendel.
नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल। मेंडल के बाद उनके लॉज, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी जेनेटिक्स के लॉज उन्होंने दिए, उसके बाद कुछ और प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो है, इन दिस फिनोमेना among the two alleles of one gene, none of the allele show dominance। जैसे कि मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो भी कोई भी जीन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल जीन्स डिसाइडिंग द हाइट, उसमें दो टाइप के एलेल्स थे। एक एलेल जो कि टॉल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहा था और दूसरा एलेल जो ड्रॉफ कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहा था। उसमें से टॉल वॉज डोमिनेंट एंड ड्रॉफ एलेल, that allele which was deciding the dwarf characteristic was recessive। बट यहाँ जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये ऐसे केस है या ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर कोई भी दो एलेल जो है किसी एक पर्टिकुलर जीन का, वो डोमिनेंस शो नहीं करेगा अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। इट विल गिव अ इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, किसी पेरेंट के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के बजाय हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ फ्लावर्स है जैसे कि स्नैपड्रैगन, और इसे आप डॉग फ्लावर भी कह सकते हैं, या फिर 4 o'clock प्लांट्स जो होते हैं उसके फ्लावर्स, मिराबिलीज जलापा। इसके फ्लावर्स जो है, जब इनके जो फ्लावर कलर के एलेल्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में किसी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो वो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो 4 o'clock प्लांट है उसमें दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। जो रेड फ्लावर है, सपोज उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैपिटल आर जो है वो एलेल उसे डिसाइड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, और वाइट फ्लावर जो है वो तब एक्सप्रेस होता है या तब आता है जब स्मॉल आर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो दो प्लांट्स के बीच जब क्रॉस कराएं, एक प्लांट जो कि होमोजाइगस प्योर प्लांट है फॉर रेड, गिविंग दी रेड कलर फ्लावर्स, और दूसरा जो प्योर प्लांट है एंड इट इज ऑल्सो होमोजाइगस इन दी होमोजाइगस कंडीशन, मीन्स इसमें दोनों ही आर जो है वो स्मॉल है और वो व्हाइट फ्लावर शो कर रहा है या फिर वो व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये पेरेंट जनरेशन के प्लांट्स में गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो आप जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नॉर्मली क्या होता है कि ये जो दोनों आर हैं, ये दोनों कैपिटल आर जो है ये दो डिफरेंट गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मीन्स ये कैपिटल आर और कैपिटल आर दो अलग गैमेट्स में जाएंगे। वैसे ही जो ये व्हाइट फ्लावर है, इस पेरेंट प्लांट के जो दोनों एलेल्स हैं वो दो अलग गैमेट्स में जाएंगे। फिर जब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे तो आप देख सकते हैं एफएन जनरेशन में, जैसे कि जनरल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें हेट्रो सारे के सारे जो F1 प्लांट्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलते हैं, वैसे ही इस क्रॉस में भी F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। मीन्स हर एक प्लांट में जो जीनोटाइप होगा उसमें एक कैपिटल आर होगा और दूसरा स्मॉल आर। मीन्स ये कैपिटल आर जब इस स्मॉल आर के साथ फ्यूज कर रहा है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सिमिलरली सारे के सारे जो प्लांट्स बनेंगे एफएन जनरेशन में वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होंगे। बट सरप्राइजिंगली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम ये देख रहे थे कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्लांट्स होते थे तो ये सारे एफएन जनरेशन के प्लांट्स जो हैं किसी एक पेरेंट का जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता था। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें होगा ये, क्योंकि दोनों ही एलेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं कर रहे, तो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर निकल कर आएगा। इस हेट्रोजाइगस जो प्लांट्स हैं इसके फ्लावर्स होंगे पिंक कलर के, ना ही रेड और ना ही वाइट। आपने पेंटिंग करते वक्त ऑब्जर्व किया होगा, अब जब आप वाइट कलर में थोड़ा सा रेड मिक्स करते तो पिंक कलर आता है जो कि रेड और वाइट का इंटरमीडिएट कलर है। बस वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही एलेल जो हैं जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएंगे दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ डोमिनेंस। ये दोनों जो एलेल्स होंगे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाएंगे और एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा और वो होगा पिंक कलर के फ्लावर्स। नाउ फर्दर जब
F1 जो जनरेशन के प्लांट्स को जब क्रॉस कराते हैं, जैसे कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करवा रहे थे, तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं। क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है F1 जनरेशन के प्लांट्स, तो एक गैमेट, आधा गैमेट जो होंगे वो कैपिटल आर के होंगे और आधे गैमेट स्मॉल आर वाले होंगे। दूसरे प्लांट में भी कुछ ऐसा ही होगा, हाफ ऑफ द गैमेट विल बी कैपिटल आर एंड हाफ ऑफ द गैमेट विल बी ऑफ स्मॉल आर। जब F2 जनरेशन में इसका फर्टिलाइजेशन होकर के प्लांट्स बनते हैं, तो आप देख सकते हैं पीनट स्क्वायर में ये 2 गैमेट्स हमने इस तरफ रखा है और ये 2 गैमेट स्क्वायर के इधर। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड द फ्यूजन result of these 4 gametes in this square. Means combination of capital R and capital R is written here, combination of this gamete and this gamete is written here. तो similarly हमारे पास 4 जीनोटाइप हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखें, यू कैन स्टडी और यू कैन गेट इट बाय द स्टडिंग और ऑब्जर्विंग दिस स्क्वायर। वी हैव 1 combination of capital R and 2 combination of capital R and small r, and 1 combination of small r and small r. Means the genotypic ratio is 1:2:1, and it is similar to the monohybrid cross carried out by Mendel. इसमें भी हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट था, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे और एक होमोजाइगस रिसेसिव था। मीन्स यहाँ भी हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। द डिफरेंस इज इन द फिनोटाइपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल ने कैरी आउट किया था पी प्लांट पे, उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था। मीन्स 3 प्लांट्स वेयर showing the dominant characteristic, that is tall plant, and 1 was showing the recessive characteristic, that is dwarf plant. So F2 generation का जो phenotypic ratio monohybrid cross जो कि मेंडल ने पी प्लांट में कैरी किया था उसमें 3:1 था, but the difference in the F2 generation phenotypic ratio is in incomplete dominance. As I have discussed that in incomplete dominance, when if a plant is in heterozygous condition, means वहाँ पर अगर कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ हैं, then none of these allele will show any type of dominance and the intermediate characteristic will be shown, that is a pink color flower will be produced. And if there is capital R and capital R means homozygous condition ऐसी हो तो रेड कलर फ्लावर उस प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, और अगर स्मॉल आर एक साथ हो तो इस होमोजाइगस कंडीशन में वाइट कलर के फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसकी वजह से 2 पिंक फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन है प्लांट का जो कि होमोजाइगस है और उसमें दोनों स्मॉल आर एक साथ हैं, एंड दिस प्लांट इज प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लावर। मीन्स यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो भी 1:2:1 का है। तो ये है एक डिफरेंस जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कैरी आउट किया था उसमें था, ये कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होते हैं। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस, द अनदर प्रिंसिपल डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल। अकॉर्डिंग टू दिस, when 2 alleles of a particular gene is present in same zygote, they can express themselves equally. Means अगर 2 alleles एक पर्टिकुलर जीन के एक जाइगोट में प्रेजेंट होंगे तो वो एक साथ डोमिनेंस शो कर सकते हैं, मीन्स एक साथ एक्सप्रेस हो सकते हैं, और एक साथ क्योंकि ये डोमिनेंस शो कर रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं, इस वजह से इस फेनोमेना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। The best example is AB blood group in human beings. As you know कि जो हम human beings हैं उनमें 4 तरह के जो 4 types of blood groups are there: blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. तो ये जो blood group AB है, it is an example of codominance. कैसे? इसे समझने के लिए if you remember पिछले क्लासेस में 11th क्लास में हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा रिमाइंडर ये देखें कि क्यों ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं। वहाँ हमने पढ़ा बेसिकली एक रीज़न था कि आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और यही ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि आरबीसी के ऊपर होते हैं ये डिसाइड करते हैं
कि कौन सा ब्लड ग्रुप उस ह्यूमन बीइंग का होगा। अब इसे हम जीन्स के बेसिस पे लेकर देखते हैं। ब्लड ग्रुप जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, किसी ह्यूमन बींग्स में वो एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इफ़ इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट मीन्स कोई ना कोई जीन उसे कंट्रोल कर रहा होगा, एंड द जीन विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुप इज आई, मीन्स ये कैपिटल आई जो है ये उस ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। ये जीन जो है वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो आई जीन है, यहाँ पर एक बहुत कमाल की बात ये है कि अब तक हम ये पढ़ते आए कि किसी जीन के एटलीस्ट 2 एलील्स होते हैं, मगर ये जो आई जीन है जो कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उसके 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं। अब ये 3 डिफरेंट एलील्स कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आई जो जीन है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, and the antigen present on the I gene decides the type of glycoprotein in the RBC and which further decide the type of blood group। तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप जीन्स हैं उसके ऊपर, जो ब्लड ग्रुप जीन है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है और कौन सी कॉम्बिनेशन उस ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो एंटीजन यहाँ आप देख सकते हैं, जो एंटीजन है वो 2 तरह के होते हैं, एक ए और एक बी। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, आई जीन के 3 एलील्स हैं। एक पहला एलील वो जिस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, दूसरा एलील इस जीन का वो जिस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, और तीसरा एलील वो जिस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जिस एलील के ऊपर वो आई जीन जिसके ऊपर कोई भी जो एंटीजन प्रेजेंट ना हो, तो वैसे एलील को या तो आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें या फिर आप उसे I0 या I0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस हम उसे स्मॉल आई ले लेते हैं। तो 3 एलील्स हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि ये जो कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए एंटीजन और कैपिटल बी एंटीजन मीन्स जो आई ए एलील और आई बी एलील है, इसे हम सहूलियत के लिए कह सकते हैं आई ए एलील या आई बी एलील। तो आई ए एलील और आई बी एलील जो है ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं ओवर दी आई जीन। स्मॉल आई जीन जो है ये स्मॉल आई एलील या फिर I0 एलील है, इसके ऊपर ये आई ए और आई बी डोमिनेंट होते हैं। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट है, और एक ये जो स्मॉल आई है या फिर I0 है वो रेसेसिव होता है। अब देखिए कि किसी भी, ये ध्यान रखें, हमेशा बोलती आई हूँ कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी जीन से डिसाइड होता है, तो उस जीन का एटलीस्ट 2 एलील उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, मीन्स उस जाइगोट में प्रेजेंट होगा। किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी जीन जो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहा है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने वाले उस जीन के 2 एलील्स उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। एक एलील मदर से आया और दूसरा एलील फादर से आता है, और वो दोनों एलील कंबाइन होके उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। किसी जीन के कितने भी एलील्स हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, सारे के सारे एलील्स एक साथ उस इंडिविजुअल में नहीं होंगे, होंगे तो कोई 2 ही होंगे। अब देखें कि ब्लड ग्रुप ए अगर किसी इंडिविजुअल का है तो उसके मदर और फादर में से जो भी एलील्स आए हैं, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिससे ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसके 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, आइदर IA एंड IA इन होमोजाइगस कंडीशन या फिर IA एंड स्मॉल आई इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अगर IA और IA एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में है तो ऑब्वियसली दिस विल शो द ब्लड ग्रुप A, and if there is heterozygous condition means of IA and small I, as you know that IA is dominant over small I, then it will also show or result into the blood group A। blood group B अगर किसी इंडिविजुअल का है तो उसका जीनोटाइप हो सकता है या तो होमोजाइगस कंडीशन IB and IB और हेट्रोजाइगस कंडीशन IB and I small I। Homozygous condition में it's clear that it will show the blood group B, and in heterozygous condition since IB allele is dominant over small I, so it will also give the blood group B। Third is blood group AB। अब यहाँ जो combination है वो क्या होगा, as you know that both the alleles IA and IB are dominant। तो अगर
किसी भी कंडीशन में अगर किसी इंडिविजुअल में ये आई ए और आई बी जीन एक साथ प्रेजेंट होंगे तो दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होता है। एंड यू कैन सी इट इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, मीन्स ये एक साथ डोमिनेंस शो कर रहे हैं और एक्सप्रेस हो रहे हैं। और किसी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें ये ऐसे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है जहाँ पर कहीं भी कोई भी डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट नहीं है, मीन्स ये ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है इट इज़ दी रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक सो तो ये जो भी होगा, जब भी किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो सिर्फ एक ही जीनोटाइप हो सकता है, एंड दैट इज रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज स्मॉल आई एंड स्मॉल आई इन सेम जाइगोट। Now next is genetic basis of blood grouping in human population. Human population में कौन से एलिल किस पेरेंट्स से आएंगे और उससे ऑफस्प्रिंग में क्या जीनोटाइप होगा और उससे क्या ब्लड टाइप होगा, ये आप आसानी से देख सकते हैं। अगर पेरेंट 1 में से एलिल आई ए आया और पेरेंट 2 में से भी एलिल आई ए है तो कॉम्बिनेशन होमोजाइगस आई ए का होगा ऑफस्प्रिंग में और ब्लड टाइप होगा ए। अगर एक पेरेंट से आई ए और दूसरे से आई बी आया then the genotype will be IA, IB in offspring and the blood group will be AB, and this is the clear example of codominance. वैसे ही अगर पेरेंट 1 में से IA जीन और पेरेंट 2 में से स्मॉल आई या फिर आई नॉट जीन आया तो कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा एंड दिस कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस ब्लड टाइप ए। अगेन अगर पेरेंट ए में जो है पेरेंट 1 है उसमें से आई ए जीन और पेरेंट 2 में से आई बी जीन आया तो वहाँ भी जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन ए बी ही होगा, मीन्स आई ए आई बी। हाँ, अगर ऐसा हो कि कॉम्बिनेशन पेरेंट 1 में से भी अगर आई बी जीन आए और पेरेंट 2 में से आई ए तो भी कॉम्बिनेशन आई ए और आई बी ही होता है, मीन्स दोनों में से अगर किसी एक में से ए और किसी एक में से बी जो आई बी एलिल आए तो कॉम्बिनेशन आई ए आई बी का होगा और ब्लड टाइप ए बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एज वी नो 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई बी एंड आई बी स्मॉल आई। तो अगर आई बी और आई बी कॉम्बिनेशन है ऑफस्प्रिंग में, मीन्स दोनों ही पेरेंट्स में से जो जीन आया है या जो एलिल आया है वो आई बी और आई बी ही है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक पेरेंट में से आई बी और दूसरे में से स्मॉल आई एलिल आता है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हमें ब्लड ग्रुप बी देंगे। एंड इफ बोथ द पेरेंट्स प्रोवाइड्स और दोनों ही पेरेंट्स में से अगर स्मॉल आई और स्मॉल आई एलिल आए तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो होमोजाइगस रेसेसिव वाला होगा और ब्लड टाइप जो होगा वो ओ होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, मीन्स ये जो पेरेंट ए है मीन्स ये अगर मेल है और पेरेंट बी जो है वो फीमेल है तो मेल की जो ब्लड टाइप है वो है ए ब्लड टाइप और फीमेल में जो है उसका ब्लड टाइप है मीन्स उसका ब्लड ग्रुप है बी, राइट। अब इसका जो जीनोटाइप है, मेल पेरेंट जो है जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, मीन्स वो एक उसमें आई ए है, एक डोमिनेंट एलिल है और दूसरा एक रेसेसिव एलिल है। और जो फीमेल है उसका जो ब्लड ग्रुप बी है उसका अगर जीनोटाइप देखें तो वो भी हेट्रोजाइगस है, मीन्स एक डोमिनेंट आई बी और एक रेसेसिव स्मॉल आई। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होगा ये दोनों एलिल्स जो हैं वो 2 गैमेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स आधा जो गैमेट होगा 50% गैमेट जो होगा वो आई ए का होगा और 50% स्मॉल आई का, और फीमेल पेरेंट जो है उसमें 50% गैमेट आई बी का होगा और 50% स्मॉल आई का। अब देखें कि पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग्स का क्या हो सकता है, राइट। क्या अगर इन दोनों के बीच में इनके जो एग और स्पर्म फर्टिलाइज करें, मीन्स ये स्पर्म और ये एग फर्टिलाइज करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग में आ सकते हैं। इफ द स्पर्म आई ए fertilizes the egg IB, then the combination will be IA-IB, means the blood group will be AB, means this will be the example of codominance. Now, if sperm IA will fuse with the egg small I, then it will give the heterozygous condition of IA and small I, that is
प्रोड्यूस दैट विल प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप ए, मीन्स उस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए. अब ये डिसाइड नहीं करता है कि इट विल बी बॉय और गर्ल, बस हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड टाइप क्या हो सकता है. नाउ इफ स्मॉल आई स्पर्म will fuse with the IB egg, then the combination will be heterozygous IB and I, then this offspring will have the blood group type B. And if sperm I and egg small I will fuse, then it will give homozygous recessive condition and the blood group of the offspring will be O. तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है कौन से दो एलिल्स जो हैं वो मदर और फादर में से आ रहे हैं. और किसी भी इंडिविजुअल में जो ब्लड ग्रुप होगा वो दो एलिल्स से डिसाइड होता है. आइदर इट विल शो डोमिनेंस और इट मे शो कोडोमिनेंस. वन important thing you should remember that the difference between incomplete dominance and codominance. In incomplete dominance, none of the genes or none of the alleles show the complete dominance in heterozygous condition. अगर heterozygous condition में है तो incomplete dominance में कोई भी उन दोनों में से कोई भी एलिल पूरा डोमिनेंस नहीं दिखा रहा, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक वो शो करते हैं. बट को डोमिनेंस के दौरान अगर दो एलिल्स एक जाइगोट में प्रेजेंट है, मीन्स एक हेट्रोजाइगस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं और दो डिफरेंट एलिल्स एक ही जीन्स के प्रेजेंट हैं, तो वो दोनों के दोनों ही एक साथ डोमिनेंस शो कर सकते हैं. मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी जीन्स जो है, कोई भी एलिल्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस शो नहीं कर रहा, और को डोमिनेंस में दोनों ही एलिल्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस शो करते हैं. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट codominance and incomplete dominance. That's all for this video. In next video, I will discuss some more genetic principles discovered after Mendel. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.